गोलिस्टिक्स के इंग्लिश PYQ सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 4 July, shift 2. आला है select the option with the correct use of future tense. I hope your health is get better by next week. तो future tense में बनाना है और by next week बोला है, तो इसके लिए हम simple future बना देंगे तो एकदम appropriate हो जाएगा। तो I hope your health will get better by next week, ये एकदम correct हो जाएगा। Select the grammatically correct sentence. रागिनी plays the guitar melodiously. देखो melodiously का मतलब होता है मधुरता से, तो यहाँ प्ले के लिए आ रहा है एडवर्ब, तो एकदम सही है। और रागिनी के साथ प्लेज यूज किया गया है V5, ये भी सही है, यानी तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। फिर देखो रागिनी प्लेज द गिटार विथ मेलोडियसनेस। तो देखो जब कोई चीज किसी मतलब कि एक एडवर्ब यूज किया जा रहा है, वो किस तरह से बजाती है, तो उसके लिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हालांकि देखा जाए मेलोडियसनेस यानी मधुरता के साथ बजा रही है, विथ का यूज किया ही गया है, तो ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट माना जा सकता है। लेकिन जब ऑप्शन में ये है तो इसी को हम ज्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे। फिर रागिनी प्लेज द गिटार मेलोडियस, तो ये तो गलत है। और रागिनी प्लेज द गिटार विद अ मेलोडी, ये भी गलत है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। तो देखो हियर जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, तो उसे अब कभी कंटिन्यूअस में नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे आई एम हियरिंग बोल रहा है, तो ये सुनने का काम कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, वो सुनना यानी कि यहाँ पर जानना या सूचना पाने के लिए यूज किया जा रहा है। इसलिए हम इसका बेस फॉर्म यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की तरह ही यूज करेंगे कि आई हियर दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। इसलिए तुम्हारा ए गलत है जो कि ऑप्शन सी में है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन इनकरेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन फॉर आवर जॉब्स एंड करियर्स कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो देखो वहां पे उसे बोल रहा है कि वो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए बुला रहा है। कहाँ पे? तो फॉर आवर जॉब्स एंड करियर्स कॉन्फ्रेंस। जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बोल दिया, इट मींस दैट किसी तरह के सम्मेलन में बुला रहा है, तो यहाँ पे फॉर नहीं यूज करेंगे। पहले अगर सिर्फ यहाँ पे फॉर आवर जॉब्स एंड करियर्स बोलता यानी उनके जॉब और करियर के लिए, तो वहां पर सही लगता है। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस बोल दिया, इट मींस दैट सम्मेलन में बुला रहा है, तो ये जॉब एंड करियर सम्मेलन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर की जगह टू यूज कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। उसे कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है ना प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो हम टू यूज करेंगे ना कि फॉर। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, क्वेश्चन देख लो। चलो अब बनाया जाए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन ब्लैंक यूज्ड टू टेल द फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल। तो एक आदमी रहता था जो क्या करता था, वो लोगों के भाग्य बताता था। तो हु यूज्ड हो जाएगा, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो हु हो जाएगा। हु यूज्ड टू टेल द फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल। फिर वन डे ही वाज टेलिंग द फॉर्च्यून एज यूजुअल when a man came to him and said, somebody blank broken the door of your house and has stolen many valuables, go home at once। तो देखो क्या बोल रहा है, somebody blank broken। तो जब broken V3 का यूज किया गया है, तो इससे पहले हम has have का यूज करेंगे। अब somebody यूज किया गया है, इसके साथ हम has यूज करेंगे, हो जाएगा somebody has broken the door of your house। The fortune teller was blank shocked to hear the news। तो वो क्या था, वो बहुत शॉक्ड था। तो बहुत के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हालांकि हम सो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सो लेस है और सो मोर है, सो सिर्फ नहीं यूज किया गया, तो यहाँ पर हम क्वाइट यूज करेंगे। क्वाइट का ही मतलब होता है वो बहुत शॉक था ये न्यूज सुन के कि वो अपने मुंह से एक भी वर्ड ना निकाल पाया। नाउ वन ऑफ हिज कस्टमर्स सॉ हिम रशिंग एंड ब्लैंक एवरी डे ही ब्लैंक। अच्छा पहले यहाँ पर 4 नंबर का देख लो। उसने उसे देखा दौड़ते हुए और क्या किया, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा कोटेशन मार्क दिख रहा है, इट मींस दैट उसने कुछ कहा है। तो कमेंट का कौन सा यहाँ पे फॉर्म यूज होना चाहिए, तो जब सॉ हिम बोल रहा है, इट मींस दैट पास्ट का सेंस दे रहा है, तो आगे भी पास्ट ही कंटिन्यू करेंगे, तो हो जाएगा कमेंटेड। नाउ वन ऑफ हिज कस्टमर्स सॉ हिम रशिंग एंड कमेंटेड। अब यहाँ पे 5 नंबर बनाते हैं। एवरी डे ही ब्लैंक द फॉर्च्यून्स ऑफ सो मेनी पीपल बट टुडे ही कुड नॉट सी हिज ओन फ्यूचर। यानी कि हर दिन ये क्या करता है, तो लोगों को उसके भाग्य के बारे में बताता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, तो ये उस समय के डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, तो जब डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे कि उसने किस तरह से बोला है। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट में बदल दिया होता तब हम यहाँ पर पास्ट का यूज करते, लेकिन डायरेक्ट नरेशन में है तो हम यहाँ पर ही टेल्स यूज करेंगे कि उसने उस समय कैसे बोला। तो उस समय तो उसने यही कहा होगा ना, ये रोज लोगों के भविष्य बताता है, तो इसलिए टेल्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट कोलोकेशन। तो कोलोकेशन होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे कि हम एक साथ ही जनरली यूज करते हैं। हालांकि अब जो है कोलोकेशन बहुत ज्यादा एसएससी में पूछा जाने लगा है, तो इसका ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है, वी नीड टू ब्लैंक अ डिसीजन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग।
तो मेक अ डिसीजन एक कोलोकेशन होता है जिसका मतलब होता है निर्णय लेना, डिसाइड करना, तो इसलिए हो जाएगा वी नीड टू मेक अ डिसीजन। कोलोकेशन आजकल बहुत पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। तो देखो, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोरावस्था वाले, यानी कि युवा, माइनर, जो कि एडल्ट ना हो। और डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध। तो आजकल जो है किशोर वाले अपराध में वृद्धि होते जा रही है। तो जुवेनाइल का एंटोनिम पूछ रहा है, तो किशोर का उल्टा हो जाएगा एडल्ट। एडल्ट यानी कि वयस्क, मैच्योर। इसके अलावा माइनर तो वही हो गया, मतलब इसका सिनोनिम हो गया जुवेनाइल का। टीनेज मतलब किशोरावस्था, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। प्यूएराइल मतलब होता है बचकाना, तो ये भी लगभग उसके सिमिलर ही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लाउजी। लाउजी का मतलब होता है बहुत घटिया, मतलब जिसको देख के उस पर तिरस्कार या फिर दया टाइप का है, यार क्या स्थिति है इसकी, इस टाइप का। इसका सिनोनिम हो जाएगा पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब होता है बेचारा, दयनीय। प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसनीय। मोरल का मतलब नैतिक। और फनी का मतलब हास्यास्पद। तो देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, सिर्फ एक पिटीफुल नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो वही लाउजी का हो जाएगा। हालांकि लाउजी का मतलब घटिया होता है, लेकिन पिटीफुल और लाउजी को हम इन चारों में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तो पिटीफुल ही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिसोर्सफुल। तो रिसोर्सफुल वो होते हैं जो कि मान लो कि किसी प्रॉब्लम वगैरह में है, तो उससे वो तुरंत में ओवरकम करने के लिए क्लेवर वेज ढूंढ लेते हैं, उनको हम कहते हैं रिसोर्सफुल। यानी कि जो अपना मुसीबत से बाहर निकलने वाला रास्ता खोजने में सक्षम हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट मतलब होता है अक्षम या अयोग्य। उसके अलावा इमैक्युलेट मतलब होता है बेदाग, यानी इसमें किसी भी तरह का त्रुटि ना हो। इंजीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, चतुर। इम्पेकेबल का मतलब भी होता है त्रुटिहीन। Select the incorrectly spelled word in the given sentence. The West Africans have a heritage of producing sculpture using wax and bronze. तो वेस्ट अफ्रीकन के पास एक हेरिटेज है, एक विरासत है, क्या करने का? तो स्कल्पचर बनाने का, वैक्स और ब्रॉन्ज का यूज करके। तो प्रोड्यूस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। प्रोड्यूसिंग की स्पेलिंग होती है PRODUCING। यहाँ पर एस की जगह सी आना चाहिए। Select the most appropriate synonym that can replace the underlined word in the given sentence. It did not take her very long to ascend to power. तो ascend हम यूज करते हैं जनरली पॉलिटिक्स वगैरह में, कि जब अपने सत्ता पे वो पहुंचते हैं, सत्ता पे ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाने के लिए हम ascend यूज करते हैं। तो पॉलिटिक्स वगैरह में जनरली ascend का यूज किया जाता है। तो इसका सिनोनिम इनमें से हो जाएगा क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब वैसे लिटरली चढ़ना होता है, लेकिन इसको हम पॉलिटिक्स में चढ़ने के लिए ascend का सिनोनिम बोल सकते हैं। फिर है अराइज। अराइज मतलब होता है उठना। ग्रैब का मतलब उसको छीनना। और रीच का मतलब हो गया पहुंचना। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The novel highlights the place of the endangered species in the rainforest. ये जो नॉवल है वो क्या हाईलाइट कर रहा है? इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, यानी जो स्पीसीज खतरे में है। खतरे में है का मतलब जो लुप्त प्राय है, यानी जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। रेन फॉरेस्ट में उनकी जो प्लेस है, तो प्लेस का यहाँ पर मतलब है स्थिति से तुम्हारा बताया जा रहा है। तो उनकी जो स्थिति है उसके बारे में ये नॉवल हाईलाइट करता है। तो स्थिति के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो इनमें से प्लाइट यूज कर सकते हैं। हालांकि पोजीशन मतलब भी स्थिति होता है, लेकिन पोजीशन तुम्हारा एक तरह का मतलब कहाँ पर वो है उस जगह की स्थिति बताता है, या फिर पद में किस स्थिति पे है वो बताता है। और प्लाइट जो है तुम्हारा वो एक खतरनाक स्थिति के लिए हम यूज करते हैं। एक गंभीर स्थिति है, एक बुरी स्थिति है, उसके लिए हम प्लाइट यूज करेंगे। प्लाइट मतलब हो गया दुर्दशा। इसके अलावा पोजीशन मतलब बता ही दिया मैंने, स्थिति। पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण। और प्रोग्रेस मतलब होता है उसका पराक्रम या कौशल। Identify the incorrectly spelled word in the following sentence and select its correct spelling from the given options. The boy found the project to be a piece of cake because it was incredibly easy. इसमें जो पीस लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। PIEC होता है पीस। पीस मतलब टुकड़ा। इसके अलावा इसमें बाकी सारे स्पेलिंग इसमें गलत लिख दिए गए, तो पीस जो है वो इसमें सही लिखा गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अल्योरिंग। तो अल्योरिंग मतलब होता है जो मन मोह ले, एकदम अट्रैक्टिव हो, दिल खुश कर दे। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब होता है घिनौना, विकर्षक, मतलब जिससे तुम दूर भागो। एंटिसिंग का मतलब होता है लुभावना, यानी जो तुम्हारा मन मोह ले। फैसिनेटिंग का मतलब भी होता है मनमोहक। और ग्लैमरस का मतलब भी मनमोहक, आकर्षक टाइप। Select the option that will most suitably substitute the underlined part of the given sentence. I gave my best dress to her on condition that she returned it the very next day in a clean condition. तो I gave my best dress to her on condition, एक कंडीशन की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? That she returned। तो एक कंडीशन था कि
वो इस शर्त पर लौटा देगी, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए तुम्हारा एक कंडीशन टाइप का, ये हो जाएगा ऑन द कंडीशन दैट शी वुड रिटर्न। यहाँ पे वुड का यूज करेंगे कि लौटा देगी, इसीलिए ऑन द कंडीशन दैट शी वुड रिटर्न, और कंडीशन से पहले भी हम द यूज करेंगे। द वेरी नेक्स्ट डे इन क्लीन कंडीशन, यानी कि साफ करके वो नेक्स्ट डे उसको रिटर्न कर देगी, इस कंडीशन पे उसने उसे वो ड्रेस दिया था। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The boy watched a sci-fi movie in the lieu of playing in the game zone. देखो यहाँ in the lieu of playing बोल दिया, in lieu of यूज किया जाता है। in lieu of एक idiom है जिसका मतलब होता है उसके स्थान पर या उसके बजाय, तो वो जो है sci-fi मूवी देख लिया खेलने के बजाय, यहाँ पर in lieu of हो जाएगा, और in lieu of के बाद जिरंडी यूज किया जाता है तो playing ही यूज होगा, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. Prakash could not make up his mind about what to do with the project. तो make up his mind नहीं कर पाया, इट मीन्स दैट वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब हो जाएगा डिसाइड, निर्णय नहीं ले पा रहा। अबाइड का मतलब होता है पालन करना, थिंक मतलब सोचना, और अबैंडन मतलब छोड़ देना। Select the most appropriate option that can substitute the underlined part in the following sentence. My entire family left me in the lurch when I went to them after I divorced my husband. तो left me in the lurch ये एक idiom है जिसका मतलब होता है कि जरूरत के समय बिना मदद के छोड़ देना। इसका हो जाएगा refuse to help me in my distress, यानी जब जरूरत थी उस समय, यानी संकट में साथ छोड़ देना। और attempt to harass me का मतलब हो गया मुझे परेशान करने की, उत्पीड़न करने की कोशिश की। blamed only me for my failure का मतलब हुआ कि उसके फेलियर के लिए, उसकी असफलता के लिए केवल मुझे दोषी ठहराया। और स्कॉन्ड मी फॉर कमिटिंग मिस्टेक्स, यानी मुझे अपनी गलतियां करने के लिए स्कॉन्ड किया, तिरस्कार किया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज फ्लाइट डिपार्ट्स इन 5 PM। तो जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें बता रहा होता है तो इसके लिए हम एट यूज करेंगे, ना कि इन, इसलिए यहाँ पे इन के जगह पे एट हो जाएगा। हिज फ्लाइट डिपार्ट्स एट 5 PM। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एजाइल, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, धीमा। एक्टिव का मतलब हो गया सक्रिय, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, और एपैथेटिक होता है जो कि उदासीन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, जो कि विचित्र टाइप का हो, असामान्य। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब भी अजीब होता है। फिर रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाला, और यूजुअल मतलब सामान्य। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।